हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय टीच क्लासेस। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट वर्ल्ड पॉलिटी के चैप्टर 3 की वीडियो सीरीज। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। अब देखो, ये जो बुक है ना, ये इस तरीके से डिजाइन की गई है, मतलब इसके जो चैप्टर्स है ना ऐसे फ्रेम किए गए हैं। जैसे पहला क्या है आपका कोल्ड वॉर वाला है, वैसे तो वो खैर अभी डिलीट हो गया है आप लोगों के लिए, आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। फिर सेकंड वाला जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब कोल्ड वॉर होती है, फिर किस तरीके से बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो बनता है, उसका एंड होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला चैप्टर है कि भाई पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जो शक्ति है वो राज करेगी, वो होता है अमेरिका। ठीक है, तो वो भी अभी डिलीट हो गया है। एंड जो फोर्थ वाला चैप्टर है जो आपका ये ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर वाला है कि भाई अमेरिका के अलावा भी और कौन से कंट्री हैं जो पावर में रहते हैं वर्ल्ड में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ईयू है ना, आपका आसियान वगैरह हम लोगों ने देखा था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्ल्ड में एक और हिस्सा था जिसके ऊपर ध्यान देना अभी बाकी था। तो यहाँ पे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यहाँ पे नाम आता है साउथ एशियन कंट्रीज का। यानी यहाँ पे जो साउथ एशिया में जो समकालीन उस समय पे जो जो कंट्री थे ना, जो जो कंट्री मतलब अंग्रेजों की जो कॉलोनीज है वहां से वो उनको फ्रीडम मिला था, यानी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वो बाउंड्री डिस्प्यूट्स करते रहते थे, है ना, लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन वर्ल्ड की जो पावर्स हैं वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन ध्यान जो है इनका कब आता है? जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जो है ना ये ज्वाइन कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर्स को। ठीक है, अपनी अपनी न्यूक्लियर पावर्स जो है ये रखने की जब डिमांड करते हैं कि भाई हम भी न्यूक्लियर पावर रखेंगे, अपने जो सिक्योरिटी चीजें हैं उनको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे फिर जो वर्ल्ड के जो और कंट्रीज होते हैं ना उनका ध्यान इनकी तरफ जाता है कि ये यहाँ पे भी एक वर्ग है भाई, इसके बारे में तो हम देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है मोस्टली जो मामले चल रहे थे इनके क्या चल रहे थे, जैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, है ना, पानी की जो प्रॉब्लम थी, जैसे हमारा जो इंडिया है वहां से निकलती है जो इंडस वैली जो निकलते हैं वहां से जो पांच पांच जो रिवर्स है उनका पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे बहुत सारे मैटर्स थे। रिवर्स को लेके तो देखो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो रिवर्स के लिए डिस्प्यूट करते रहते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है आपने मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे साउथ एशियन कंट्रीज में इंसर्जेंसी हुआ करती थी, है ना, एथनिक स्ट्राइफ भी देखने को मिला है, मतलब लोकली लोग वहां पे लड़ रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देखेंगे श्रीलंका के अंदर, जहां पे जो एथनिक लोग होते हैं और जो तमिल टाइगर्स होते हैं उनके बीच में मतलब लड़ाई होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं। एंड यहाँ पे रिसोर्सेज शेयरिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो मामले थे ना बहुत ज्यादा टर्बुलेंट थे। टर्बुलेंट का मतलब होता है कैसे संवेदनशील थे, कैसे ये इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी था। यहाँ के जो लोग थे बड़े परेशान थे इन सब चीजों से, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है साउथ एशियन कंट्री जो है इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको आज की डेट में हम सार्क बोलते हैं। ठीक है, सार्क मतलब SAARC, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउथ एशियन, अब देखो साउथ एशिया अलग है और साउथ ईस्ट एशिया अलग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो आसियान वाले हैं और ये यहाँ पे क्या है साउथ, जिसमें हमारा भारत भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है सार्क के मेंबर्स हैं, वही हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पे बता रहा है कि कैसे भाई इनके जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, देखो ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो है मतलब साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से इनके जो मैटर्स हैं उनको सुलझाया जाए, इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे करके इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इन कंट्रीज में चल रही थी, ये क्या क्या फेस कर रहे थे सारे के सारे जो कंट्रीज हैं। ठीक है, सबके अंदर जो जैसे किसी के पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, है ना, किसी के क्या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, है ना, किसी के सोशली प्रॉब्लम चल रही है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक पिक्चर। तो ये जो पिक्चर दे रखी है ये यहाँ पे मतलब एक जो लेडी है ये बताई गई है लिबर्टी की देवी, है ना, लिबर्टी मतलब आजादी। अब ये जो जिन कंट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि आज की डेट में कौन कौन से कंट्री जो हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर चल रहे हैं। देखो डेमोक्रेसी तो सब में लागू हुई थी, लेकिन उसको मेंटेन कर पाना, उसको उसको मतलब अपने देश में रख पाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो कौन कौन रख पाया, कौन कौन नहीं रख पाया, है ना, कौन से कंट्रीज जो है अथॉरिटेरियन के अंडर में आए, कौन से डिक्टेटरशिप में आए, कौन से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आए,
कौन से डेमोक्रेसी में आए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पिक्चर देख लेना। तो ये जो पिक्चर है ना, इसको 1830 में ड्राइंग किया गया था। इनका नाम था येगेनी डेलाक्रो। ठीक है, येगेनी डेलाक्रो जो है, इन्होंने इसको ड्रॉ किया था इस पेंटिंग को, और बाद में इसको कंसिडर किया गया किसने, सुभाष राय ने इसको अपने टेक्स्ट वगैरह में इसको कंसिडर किया, और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे लिबर्टी की मांग उठ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेन जो है आपका टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। वो हमने ओवरव्यू देखा कि भाई किस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज साउथ एशिया। अब देखो यहाँ पे कैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, वैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, तो जैसे हम मैच वगैरह तो देखते ही हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो भाई एक अलग ही लेवल होता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है उसको देखने का, है ना। तो जो लोग मैच नहीं भी देखते हैं, वो लोग भी उस दिन मैच देख रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है, मतलब पाकिस्तान के साथ हमारा ऐसा कनेक्शन क्यों है कि मतलब वैसे तो खूब राइवलरी है, खूब हमारे डिस्प्यूट्स रहते हैं उसके साथ, लेकिन फिर भी जहाँ पे पाकिस्तान वगैरह आता है, तो वहां पे लोगों का एक अलग ही जो जोश है वो देखने को मिलता है कि भाई क्या होगा इसके बारे में, मतलब हम सबसे हार जाएं लेकिन पाकिस्तान से ना हारें, इस तरीके की मेंटालिटी जो लोग हैं वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि एक अलग ही यहाँ पे क्रिकेट मैच का एक एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो फेमिलियर रहते हैं। देखो पाकिस्तान एक समय पे हमारा ही पार्ट था, है ना, मतलब हमारे ही देश में से निकला है, हमारे ही लोग हैं वहां पे, वो अलग धार्मिक उस पे बन गया है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो फैंस होते हैं वो कैसे एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करते हैं, है ना। जो इंडियन लोग हैं उनके मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो भी फैंस होंगे, जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स होंगे उनके फैंस होंगे, और हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं और उनके फैंस होंगे वो पाकिस्तान में भी बैठे होंगे। तो कहने का मतलब है कैसे आदर सत्कार वगैरह जो है यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे जो ये रीजन है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं कैसे लड़ते भिड़ते रहते हैं इनके, है ना, और किस तरीके से इनकी गुडविल भी रहते हैं और म्यूचुअल सस्पिशियस भी रहते हैं, मतलब एक तरीके से एक दूसरे को शंका की नजरों से देखते रहते हैं, है ना, किसी को विश्वास नहीं करते, ये सब भी चलता रहता है यहाँ पे, है ना। किस तरीके से यहाँ पे निराश रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब चलती है इन सारे कंट्रीज के बीच में, लेकिन यहाँ पे एक ट्रस्ट भी कोएग्जिस्ट है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि ये जो सारे साथ के साथ जो देश है इनके बारे में, मतलब ये सारी जो चीजें हैं इनके अंदर में आती हैं, गुडविल है, डिस्पेयर है, म्यूचुअल सस्पिशियस है। आप जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हो कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी आज की डेट में हमारे बायलैटरल ट्रेड चलते हैं, आना जाना होता है, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे ही कि व्हाट इज साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्रीज इंक्लूडेड है। वैसे आज की डेट में तो 8 कंट्रीज हो गए हैं, 2007 में क्या है ना, अफगानिस्तान को भी मिला लिया गया था। ठीक है, तो वैसे पर यहाँ पे कंसिडर जो है वो 7 कंट्रीज को ही किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये 7 के 7 देशों का एक समूह था। जहां पे क्या है, देखो आपने देखा होगा कि नॉर्थ के साइड में तो क्या है, हिमालयास है ऊपर। अगर हम देखें यहाँ पे मैप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा ऊपर वाला एरिया तो क्या है, हमारी जो बाउंड्री बना रहा है वो हिमालय बना रहा है। नीचे क्या है, पूरा समुंदर है। तो यहाँ पे तो बाउंड्रीज डिफाइन हो गई है कि ऊपर भाई हिमालय है और नीचे क्या है, समुंदर है। यहाँ पे ये कंट्रीज दिखा रखे हैं कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है ना, और नीचे यहाँ पे मालदीव है, श्रीलंका है, ये सारे के सारे सार्क कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन जो वेस्ट की बाउंड्री है और जो ईस्ट की बाउंड्री है ना, उसको इतना अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो वेस्ट में जो है ये अफगानिस्तान है और ईस्ट में यहाँ पे म्यांमार है। तो इनको कभी कभी क्या है ना, मीटिंग्स वगैरह में बुला लिया जाता है, इनके बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, कैसे हम लिंग्विस्टिकली एंड सोशली कल्चरली एक दूसरे से डिफरेंट है, सारे कंट्रीज जो है वो अलग अलग अपना कल्चर, अपना जो उनका सोशली जो बैकग्राउंड है वो अलग है, सबकी भाषाएं अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बाउंड्रीज वगैरह जो बता रहा है इसके बारे में यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है। कौन सी बाउंड्री, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ईस्ट एंड वेस्ट जो बाउंड्रीज है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि भाई हम अफगानिस्तान जो है और ये म्यांमार जो है, ये दोनों एग्जाम्पल के रूप में बता रखे हैं कि इन कंट्रीज को कभी कभार बीच बीच में इंक्लूड कर लिया जाता है जब इनका डिस्कशन होता है। ठीक है, और चाइना जो है ये तो भाई मतलब खैर चाइना की तो खैर हेजीमनी आज की डेट में अमेरिका से भी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बट नॉट कंसीडर्ड, बट इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ 7 कंट्रीज जो है जिनको मेंशन किया गया है साउथ एशियन में।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं इनके नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सार्क का जो फाउंडेशन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 ढाका में हुई। और ढाका किसी कैपिटल है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना वो काठमांडू में भी देखने को मिलता है, मतलब इसका जो सचिवालय है वो काठमांडू में भी है। तो कहने का मतलब है कि सार्क की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, अब आप देख लो सारे के सारे कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन सा है, जो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें तो अपना भारत ही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि साउथ एशिया जो है एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे डाइवर्सिटीज हैं। और ये पॉलिटिकल स्फेयर के हिसाब से मतलब जो इसकी भू राजनीति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वर्ल्ड में क्या है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, इसको कंसिडर किया गया था। और इससे पहले क्या है, बीमस्टेक जो आपने सुना होगा, बीमस्टेक जिसमें क्या है आपका भूटान है, इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इनका भी एक ग्रुप था। तो उसमें भी इंडिया ने जो काफी सारी जो चीजें हैं वहां पे इम्प्लीमेंट की थी। इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था बीमस्टेक के अंदर। तो ऐसे ही एक सक्सेसर के रूप में हम इसको यहाँ पे सार्क को देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जैसे साउथ एशियन जो कंट्रीज है ना उनमें सब में पॉलिटिकल सिस्टम ना सेम नहीं है। ठीक है ना, जितने भी सात सात देश हैं उनमें सब में पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया एंड श्रीलंका है ना, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, आज की डेट में डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। जैसे कि देखो आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ है और जो श्रीलंका है वो 1948 में आजाद हुआ अंग्रेजों से। ठीक है ना, तो इसके बाद से ही कौन से ऐसे दो कंट्री हैं साउथ एशिया के जो बहुत अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक को मतलब डेमोक्रेसी को हैंडल करे हुए हैं, अभी तक उसको चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी के जितने देश हैं उनके बस की बात नहीं है। वैसे अभी क्या है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, डेमोक्रेसी के ऊपर ही आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही डावाडोल रहा है उनका जो उनकी जो हिस्ट्री रही है ना, कभी उन्होंने कुछ अपना लिया, कभी कुछ अपना लिया, इस तरीके से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंडिया एंड श्रीलंका जो है कॉन्स्टेंटली डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया जो है कहीं पे आवाज उठी थी कि भाई डेमोक्रेसी को अपनाओ, है ना, कहीं पे सोशलिज्म को अपनाओ, तो इस तरीके से यहाँ पे बात हुई थी, कहीं पे कम्युनिज्म को अपनाओ, लेकिन इंडिया ने फाइनली क्या है, क्या चूज किया, डेमोक्रेसी को चूज किया। ठीक है, अभी क्या है, हम एक तरीके से सेमी सोशलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी कंट्रोल हमारे लोगों पे रहता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कम्युनिज्म जैसे चाइना है ना, आपने देखा होगा कि चाइना की सरकार जो है वो कैसे रूल करती है अपने जनता के ऊपर। और भी बहुत सारे कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं। तो बहुत अच्छा है हमारा इंडिया इन सब से कि भाई हम यहाँ फ्रीली रह पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि जहां पे अपोजिशन को एक तरीके से मान्यता मिल जाती है कि भाई और भी पर्सन जो है वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में, है ना, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए पूरा अधिकार होता है। वो कोई हायरार्किकल सिस्टम नहीं होता कि भाई राजा का बेटा या इस तरीके से ही बनेगा, हम अपनी पसंद से जो है वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। तो इतनी जो आजादी मिलती है हमको डेमोक्रेसी में, तो ये हमारा इंडिया जो है, लिमिटेशंस तो है लेकिन फिर भी हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी पर ही है आज की डेट में और उसी को एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही सेम श्रीलंका है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे और दो देशों की बात करें तो जैसे पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। अब ये दोनों ही क्या है, जैसे कि अब आप जानते होंगे कि बांग्लादेश को एक समय पे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो इन दोनों में जो सिस्टम चलता है वो सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स चलता है, मतलब कभी तो सिविलियन पर्सन बन जाएगा वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है और कभी वहां पे मिलिट्री रूल चलेगा, एक तरीके से जनरल वगैरह जो बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि लेकिन बांग्लादेश में जैसे पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो है इन्होंने डेमोक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है बांग्लादेश में। क्यों चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश को एक तरीके से फ्रीडम दिलाने का जो हमने काम किया था ना 1971 के बाद, तो वहां पे एक तरीके से लोगों को ऐसे ऑटोनॉमी मिल गई कि वो अपनी तरफ से रूल कर सकते हैं। पहले कि वो किसके इन्फ्लुएंस में थे, एक तरीके से पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में थे, जैसा पाकिस्तान रूल करता था ऐसे ही ये लोग भी करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे हालात बदले और अब तो काफी अच्छा है, वहां पे हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी जो है इन्होंने अपना ली। और अगर पाकिस्तान में देखें ना, तो पाकिस्तान में जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेनजीर भुट्टो के समय पे और नवाज शरीफ जब बने थे उनके समय पे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ये हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो कभी भी मतलब 5 साल के लिए पूरा काम कर ही नहीं पाते, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी नहीं कर पाते, इनका कोई टेन्योर ही फिक्स नहीं होता, कभी भी इनको हटा दिया जाता है। ठीक है,
लेकिन फिर से क्या है, यहाँ पे मिलिट्री कूप जो है ये आ गया है 1999 के बाद, और फिर अभी भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अभी कोई अता पता नहीं रहता उनकी गवर्नमेंट का। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट कंट्री है नेपाल, के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो नेपाल जो है ये 2006 तक तो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था। मोनार्की मतलब राजा के अंडर में यहाँ पे जो कार्यभार है ये संभाला जाता था, पूरा जो देश है संभाला जाता था मोनार्की सिस्टम में। लेकिन वहां के जो लोग थे वो कॉन्टिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे 2008 के बाद यहाँ पे मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाता है और डेमोक्रेसी रिपब्लिक को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट एमसीक्यू वगैरह में कि जो नेपाल है उसमें मतलब कब से डेमोक्रेसी जो है वो लागू हो गई थी, कब इमर्ज हो गई थी, तो आपको बताना है 2008। ठीक है, 2008 के बाद अभी तक भी वहां पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चलता है। ठीक है, तो ये जो हमने देखे हैं ना कि भाई बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी आ रही है, नेपाल में क्यों डेमोक्रेसी को आ रही है, मतलब सब लोग घूम घाम के हार के लास्ट में डेमोक्रेसी पे ही क्यों आ रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस कि भाई किस तरीके से डेमोक्रेसी है वो इतना फेमस बनता जा रहा है कि जो मोस्टली कंट्रीज जो है साउथ एशिया को वो इसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन भी बना था कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की प्रायोरिटी क्यों है, पहली पसंद क्यों है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं स्टूडेंट की किस तरीके से यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं, तो उनमें जो साउथ एशियन कंट्री में जो सबसे दो छोटे देश कौन से हैं, एक आ गया आपका भूटान जो बहुत ही कम कंसीडर किया जाता है, और दूसरा आता है आपका मालदीव्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो इंडिया के बारे में हमने जान लिया, इंडिया श्रीलंका एक साथ याद रखना, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश जो है ये दो मतलब आपके यहाँ पे दो तरीके का इनका चलता है, तो ये यहाँ पे सिविलियन रहे हैं और मिलिट्री बेस्ड रहे हैं। और फिर हमने देखा था नेपाल, है ना, तो नेपाल में किस तरीके से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आ जाती है मोनार्की के बाद। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे भूटान की और मालदीव्स की। ठीक है, तो आपकी कितने कंट्री हो गई, ये 7 कंट्रीज हो गए यहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान ज्वाइन करता है 2008 में, लेकिन अभी आपको पता ही होगा कि भाई अफगानिस्तान में किसका डोमिनेशन है, तालिबानियों का डोमिनेशन है, तो भाई यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मालदीव्स के बारे में देखेंगे, भूटान के बारे में। तो भूटान जो है ये भी देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, मतलब वहां पे राजा वगैरह जो है यही रूल करते आए हैं शुरू से ही। लेकिन 2008 के बाद यहाँ पे भी इनकी जो लीडरशिप है इसमें चेंज देखने को मिला है, और इन्होंने भी यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में ही आ सकता है, याद रखना। मल्टी पार्टी का मतलब होता है कि भाई आपके जो आपके देश है उसमें और पार्टीज भी जो है वो इलेक्शंस लड़ सकती हैं, आप अपनी पसंद से वहां पे लोगों को वोट दे सकते हो। ठीक है, जैसे चाइना है, वन पार्टी डोमिनेंस है, वहां पे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, जो एक पार्टी ये है इसकी जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है तो वही रूल करेंगे, वो चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें तो जनता को वो मानना पड़ता है। तो ऐसे ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मल्टी पार्टी होने का फायदा यही है कि अगर आपको एक सरकार नहीं अच्छे से पसंद आ रही है तो आप अगली बार दूसरी सरकार को जिता दो, है ना। तो ये सब चीजें आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे भूटान जो है इसने भी इंट्रोड्यूस कर दिया मल्टी पार्टी सिस्टम। और मालदीव्स जो है इसको 1968 तक, ठीक है ना, टिल बता रहा है ये कि वहां पे चलती थी सल्तनत, है ना। तो सल्तनत क्यों बोला जाता है भाई, कि वहां पे जो ये यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ये मुस्लिम्स है ना, इनका जो धर्म है वो इस्लाम है, तो यहाँ पे सल्तनत चलती थी। तो अब क्या है, लेकिन यहाँ पे चलती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इनकी जो गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई होगा 11th क्लास में कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हम किस पे हैं, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे हैं, है ना। और ये जो कंट्री है यहाँ पे मालदीव्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट हेड होता है पूरे देश का। तो 2005 से यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, और पार्टी का नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एमडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से 2018 में ये पार्टी जो इलेक्शंस में जीती थी, है ना। और यहाँ पे क्या है, एमडीपी जो है ये एक तरीके से इंडिया के सहयोग में ही काम करती है, इंडिया के साथ ही काम करती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि भाई जो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक उनका नाम है मोहम्मद मैजू करके कुछ है, वो एंटी इंडियन है, यानी एंटी इंडियन काम कर रहे हैं वो। क्यों, क्योंकि वो प्रो चाइनीज है एक तरीके से ना, चाइना को ज्यादा मतलब पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, अभी आपने रिसेंटली एक सुना होगा लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में किस तरीके से जो चल रहा है ना, कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या चल रही है कि भाई मालदीव जो है वो इंडिया को मतलब ऐसे हल्के में ले रहा है कि भाई
इंडिया के जो टूरिज्म है, इंडिया से ही हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, तो लोग तो यहाँ पे आएंगे ही, क्योंकि जो व्यू मालदीव्स में है वो और कहीं है ही नहीं दुनिया में, ऐसे करके ये प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन इसको नहीं पता कि भाई लक्षद्वीप और मालदीव में ज्यादा फर्क नहीं है, जो चीजें वहां देखने लायक है वो सेम लक्षद्वीप में भी है। तो अभी क्या है, यहाँ पे मालदीव्स को बहुत झटका लग गया है कि भाई इनके पास तो दूसरा ऑप्शन भी आ गया, ये कैसे हो गया ऐसे करके, है ना। तो लोग जो है एक तरीके से पागल थे मालदीव्स मालदीव्स के लिए। लेकिन अभी हमारे देश की खुद की यूनियन टेरिटरी जो है वो बिल्कुल इसके जैसी है, इसको टक्कर देती है, बहुत अच्छे व्यूज है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो साउथ एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ये रीजन है, इसमें जो डेमोक्रेसी है ना, ये एक तरीके से मिक्स सी देखी गई है, ठीक है ना। मतलब एक जो इनका रिकॉर्ड मिला है ना, ये कुछ मिला जुला सा मिला है। और यहाँ पे जैसे 5 जो बड़े देश हैं, जो आपके जो सार्क के 5 बड़े देश जो हैं, समूह के जो 5 बड़े देश हैं, जिसमें क्या है आपका बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो इनके सर्वे में ये पता लगा है कि मोस्टली लोगों ने जो डेमोक्रेसी को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बताई है। वहां के चाहे ऑर्डिनरी पीपल हैं, चाहे पुअर पीपल हैं, चाहे कैसे भी लोग हैं ना, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया है ना, वो डेमोक्रेसी के लिए दिया है, वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को ही। तो डेमोक्रेसी में क्या है ना स्टूडेंट, आपको अपने जीवन जीने का पूरा एक तरीके से लिबर्टी मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है, आप अपने पसंद से सारे काम कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी तानाशाही वाली जहाँ पे गवर्नमेंट होती है ना, वहां पे आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जैसे अगर आप अपनी सरकार से खुश नहीं है, या अगर आपको अपनी कोई बात मनवानी है, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, है ना। आप कुछ लोगों को लेके एक तरीके से जो मतलब नॉन वायलेंस होना चाहिए। लेकिन देखो प्रोटेस्ट का मतलब ही क्या है कि ऐसा नहीं है कि दंगे फसाद कर दो, है ना, आप अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को खत्म करो, खराब करो, है ना, उसको बर्बाद करो, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप एक तरीके से साइलेंटली बहुत अच्छे से नॉन वायलेंटली तरीके से प्रोटेस्ट करते हो, तो सरकार सुनती भी है, बातें भी मानती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसान वाला जो चला था ना, जो फार्मर्स वाला जो चला था प्रोटेस्ट, है ना, 1.5-2 साल चला था, वो बिल्कुल लगे रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, उनकी बात मान ली गई। तो ऐसे आप कर सकते हो डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन अगर आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है, वहां पे आपको ये अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है। आप चाइना में जाके देखो, अगर आप एक ग्रुप भी बना लोगे ना 4-5 लोगों का, और सरकार के खिलाफ कोई बात भी कर लोगे, अगले दिन आप मिलोगे नहीं वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है हमें डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलती हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी क्या है, सबके लिए सूटेबल है, सारे कंट्रीज के लिए। तो जैसे हम कुछ एविडेंसेस देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये पूरा एक मैप दे रखा है, और यहाँ पे ये तीनों चीज दे रखी हैं। जैसे ये रेड वाला जो मार्क है, इधर क्या है, डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग। जो येलो वाला मार्क है ना, इधर डिक्टेटरशिप को प्रेफरेंस देते हैं। और जो ब्लू वाला मार्क है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कोई भी सरकार चले, ठीक है। तो आप इसको देख के मार्क कर सकते हो, एक तरीके से होता है, एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी यही चीज बताई जा रही है कि भाई जो आपका बांग्लादेश है ना, तो उसमें भी मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी को कितना परसेंट है। देखो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह के हिसाब से याद रखना कि यहाँ पे बांग्लादेश जो है, इसमें 69% जो है डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस दी है। इंडिया ने 70% डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस दी है, ठीक है। नेपाल ने 62% प्रेफरेंस दी। ऐसे करके देख लेना, उसमें 6% लोगों ने बोला है कि डिक्टेटरशिप अच्छी है, और इंडिया ने बोला है 9% तानाशाही अच्छी है। ऐसे करके आप थोड़ा सा मतलब दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि भाई 2017 के हिसाब से जो वर्ल्ड के हिसाब से यहाँ पे बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट है वो इतना परसेंट रहा है, कौन से कंट्रीज में। तो ये सब यहाँ पे देख लेना अपना। हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे ये सारे के सारे यहाँ पे एक नजर मार लेना। लेकिन ये कौन से उसकी रैंकिंग है, ये 2016-17 की रैंकिंग है, काफी पुरानी है, आप लेटेस्ट भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। उसके बाद ये यहीं पे यही चीज बता रहा है स्टूडेंट की कैसे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, तो इनकी जो डिमांड उठने लग गई डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी एक ना ग्लोबल इमेज भी बनाता है। देखो हमको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, बस वही डेमोक्रेसी को अपना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साउथ एशियन कंट्रीज ने करके दिखाया है कि डेमोक्रेसी को हम भी बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका है, तो शुरुआत किसने करी डेमोक्रेसी की, अमेरिका ने करी। तो हमारे दिमाग में वो इमेज बन गई कि अमेरिका जो है वही डेमोक्रेटिक चीजों को फॉलो कर सकता है, वहां की लिबर्टी वगैरह मेंटेन कर सकता है। लेकिन हमने भी, अभी हमारा इंडिया जो है वो कम थोड़ा ना अमेरिका से, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि कैसे बाकी के जो देश हैं इंडिया के साथ, बाकी के जो 4 देश हैं बड़े बड़े, तो उन लोगों ने किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रायोरिटी दी है, अपना एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।